हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो कि नदियों से संबंधित है, सिंधु नदी तंत्र। यहाँ से हमारी परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस सिंधु नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है और यहाँ लगभग 2 से 3 हजार तक नदियां बहती हैं। इनमें कुछ नदी छोटी हैं और कुछ नदी बड़ी हैं। इन नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहले है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी है प्रायद्वीप भारत की नदियां। पहली है हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इनमें हिमालय से निकलने वाली नदियों की यह खासियत होती है कि इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है और प्रायद्वीप भारत की नदियां मौसमी नदियां होती हैं। इनमें एक निश्चित समय में ही पानी आता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नदी कही जाती है। पूर्ववर्ती नदी से मतलब हमारा यह है कि वहां नदी पहले थी और हिमालय बाद में बना, और हिमालय काट कर अपना रास्ता बना लेती है, उन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि महत्वपूर्ण नदियां इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें से हम एक एक को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील से मानसरोवर झील के पास शेरमुख नामक स्थान से निकलती है। शेरमुख जैसे कि हमारी गंगा गौमुख से निकलती है, इसी प्रकार सिंधु नदी शेरमुख नामक स्थान से निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत में कहते हैं सेंगे खाबाबू, इसका तिब्बत में नाम है। जैसे कि यहाँ तिब्बत है, तिब्बत में यहाँ मानसरोवर झील होगी। ये मानसरोवर झील इस मानसरोवर झील से उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए सिंधु नदी आती है और इसके पूर्व की तरफ बहते हुए इससे ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। और इसके मानसरोवर झील के शेरमुख से हमारी सिंधु नदी निकलती है। और ये सबसे पहले सिंधु नदी निकलते हुए यहां से उत्तर पश्चिम की दिशा में बहते हुए यहाँ दमचौक के पास, ये दमचौक नामक स्थान है, दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। तत्पश्चात यह सीधे लेह लद्दाख पहुंचती है और लेह लद्दाख से यहाँ नंगा पर्वत केटू के पास नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के पास पहुंचकर यह बुंजी नामक स्थान पर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरी गोर्ज बनाती है। कितना? 5181 मीटर गहरा गोर्ज बनाती है। तत्पश्चात यह नदी यहाँ चिलास के पास, यहाँ चिलास नामक स्थान है पाकिस्तान में, चिलास के पास यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है और फिर पर्वतों से उतरकर अटक के पास
अटक के पास यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तत्पश्चात आगे बढ़कर यह कराची के पूर्व में आकर अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसका ये तो सिंधु नदी का पाथ हुआ। अब इसमें अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदी इसकी है, जो कि कुछ इसके दाएं किनारे से मिलती है और कुछ इसके बाएं किनारे से मिलती है। दायां किनारा नदी का वह होता है जिस दिशा की तरफ नदी चलती है उस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, और हमारे दाएं तरफ नदी का दायां किनारा होगा और बाएं तरफ नदी का बायां किनारा होगा। जैसे कि सिंधु नदी यहाँ से इधर चली है तो इस तरफ हमारा सिंधु नदी का दायां किनारा, इस तरफ सिंधु नदी का बायां किनारा। तो सिंधु नदी के दाएं तट से कुछ नदियां मिलती है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है श्योक नदी। श्योक नदी, इसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी, श्योक नदी, श्योक नदी को हम मृत्यु की नदी भी कहते हैं। मृत्यु की नदी, मृत्यु की नदी। और दूसरी नदी है यहां नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। इसके पश्चात यहाँ गिलगिट नदी, या पीओके में क्षेत्र में गिलगिट नदी इसमें मिलती है। गिलगिट अफगानिस्तान की तरफ से एक नदी आती है काबुल नदी। काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है और इस काबुल नदी के नाम पर ही अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल रखा गया है। काबुल। उसके बाद दूसरी बात आती है कुर्रम। कुर्रम की सहायक नदी है तोची, जो कि कुर्रम में मिल जाती है। उसके बाद वह सिंधु नदी में मिल जाती है। बाद में आती है गोमल नदी। गोमल की सहायक नदी है झोब नदी। झोब नदी ये तो उसके दाएं तरफ से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है यहाँ है जास्कर। जास्कर। एक है यहाँ सोन नदी। सोन नदी का पुरातात्विक महत्व है। यहाँ से सोन नदी घाटी से अनेक हमारे पुरातात्विक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इनको हम इस तरह लिखेंगे, दाएं तट पर मिलने वाली नदी और बाएं तट पर मिलने वाली नदी। दाएं तट से मिलने वाली नदी। दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हुई? नंबर 1 श्योक नदी, जिसे मृत्यु की नदी कहते हैं। श्योक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल, और अंत में झोब नदी। झोब नदी ये नदियां सिंधु नदी के दाएं तरफ से मिलती है। अब हम देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदी। बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, बाएं तट से मिलने वाली नदी है सतलज। सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम और सोहन, और दूसरी है जास्कर। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं तट से सिंधु नदी में मिलती हैं। तो अब इन नदियों को जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। इन सिंधु नदी के इन पंचनदों के नदियों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम दूसरी नदी लेते हैं झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ जास्कर पीरपंजाल की श्रेणी से निकलती है। ये ऐसे निकलती है, पीरपंजाल की श्रेणी है। पीरपंजाल की श्रेणी
के पास वेरीनाग और शेषनाग झील से निकलती है। वेरीनाग और शेषनाग, वेरीनाग और शेषनाग झील से निकलती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब शेषनाग काट लेता है या नाग काट लेता है तो मनुष्य उसे झेल लेता है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी, ये ऊपर ऐसे पहुंच के यहाँ बुलर झील है, बुलर झील में मिल जाती है। और बुलर झील में मिलने के पश्चात इसके धार का प्रवाह कम हो जाता है ताकि बाढ़ न आ सके। और यहाँ से फिर ये चलती है, यहाँ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच जाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर यह कुछ समय तक पैरेलल घूमती है। इसको हम यहाँ लिखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी, इसका पौराणिक नाम है वितस्ता। वितस्ता झेलम नदी का पौराणिक नाम है। और इसका एक नाम और मिलता है जो कि पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जानते हैं। नीलम, पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहते हैं। यह बुलर झील, ये इसी नदी के किनारे हमारा श्रीनगर बसा हुआ है। और यह नदी नौका गम्य है, अर्थात इसमें नौका चलाई जा सकती है, नौका गम्य है। यह बुलर झील से होकर गुजरती है, बुलर झील से, जो कि मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में। और यह नदी यहाँ पे जब पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पहुंच जाती है तो यहाँ मुजफ्फराबाद और मंगला, मुजफ्फराबाद और मंगला के बीच दोनों की सीमा पर समानांतर रूप से बहती है। यहाँ से यहाँ तक, मुजफ्फराबाद से मंगला तक समानांतर रूप से बहती है। तत्पश्चात ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में इस नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ फिर झंग नामक स्थान पर, झंग नामक स्थान पर यह चिनाव में मिल जाती है। इस नदी पर दो महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही हैं। पहली है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना जिस पर भारत द्वारा बांध बनाए जाने का पाकिस्तान द्वारा निरंतर विरोध किया जा रहा है। और यह मामला यूएन में चला गया है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक देता है तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति को बहुत ठेस पहुंचेगी। और दूसरी परियोजना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, ये दो परियोजना झेलम नदी पर बनाई गई है। इसके पश्चात तीसरी नदी आती है हमारी चिनाव नदी। चिनाव, ये हमारी झेलम नदी हुई। ये हमारी ऊपर वाली सिंधु नदी हुई। तीसरी आती है हमारी चिनाव नदी। चिनाव नदी यहाँ इससे, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, और ये है पंजाब। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा से, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रे के पास से यह दो श्रेणियों में निकलती है। ऐसे दो श्रेणियों में निकलती है चिनाव नदी। और ये केलांग के पास, केलांग के पास तंडी नामक स्थान पर ये दोनों धारा मिल जाती है। इनको कहते हैं चंद्र प्लस भागा। प्रारंभ में दो शाखा में निकलती है, चंद्र और भागा। और ये दोनों शाखा केलांग के पास तंडी नामक स्थान पर मिल जाती है। इसके पश्चात यह नदी उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए चिनाव नदी, यहाँ जंग के पास चिनाव नदी में झेलम नदी मिल जाती है। यहां से चिनाव नदी बन जाती है दोनों। झेलम नदी का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
तो चिनाब नदी पर परियोजना है, चिनाब नदी पर हमारी जो परियोजना बनी हुई है, नंबर 1 दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। नंबर 1 दुलहस्ती परियोजना। नंबर 2 सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। नंबर 3 बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। ये 3 परियोजना इस पर चिनाब नदी पर बनी हुई है, और चिनाब नदी इसकी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसके पश्चात आती है हमारी तीसरे नंबर की चिनाब नदी का पौराणिक नाम, चिनाब नदी, चिनाब नदी का पौराणिक नाम अस्किनी नदी है, अस्किनी नदी इसका पौराणिक नाम है। इसके बाद आते हैं हमारी व्यास नदी, रावी नदी, रावी नदी का पौराणिक नाम परुशुनी नदी है, परुशुनी नदी, और इसको एक नामों से जाना जाता है इरावती नदी, इरावती नदी। इसको 2 नामों से जाना जाता है, परुशुनी और रावी। यह नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और यह नदी पंचनद में से सबसे छोटी नदी मानी जाती है। पंचनद सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम की संयुक्त धारा को पंचनद कहते हैं, और यह रावी नदी पंचनद में सबसे छोटी नदी मानी जाती है, सबसे छोटी नदी। रावी नदी पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है थीन परियोजना, और नंबर 2 चमेरा परियोजना, रावी नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रे से निकलकर ये ऐसे पाकिस्तान में पंजाब में जाते हुए यहाँ चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये होगी रावी नदी, ये चिनाब नदी। इसके पश्चात अगली नदी आती है व्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और यह नदी पंजाब में जाकर यहाँ सतलज में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। व्यास नदी, व्यास, यह हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। इसका पौराणिक नाम है विपाशा नदी, पौराणिक नाम है। यह हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है, और पंजाब में कपूरथला के पास हिरेक नामक स्थान पर यह सतलज में मिल जाती है। देखिए सर, यहां देखते हैं, यहाँ सतलज में मिल जाती है। इस पे जो परियोजना चलाई जा रही है पोंग बांध परियोजना, व्यास नदी पर। इसका नाम है व्यास नदी। यहाँ मानसरोवर झील के पास ही एक और झील है, राकस झील। इसका नाम है राकस झील। यहां से हमारी निकलती है सतलज नदी। राकस झील से निकलते हुए यहाँ इसमें शिवकिला दर्रे के पास, यहाँ पे शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है
और प्रवेश करने के पश्चात ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पंजाब में पहुंचती है। और पंजाब में यहाँ व्यास नदी इसमें मिलती है। यहाँ हीरेक नामक स्थान पर हीरेक बांध बनाया गया है। ये यहाँ पंजाब व्यास और सतलज दोनों का मिलन होता है। इसका नाम है सतलज नदी। यहाँ से मिलने के पश्चात ये आगे बढ़ती है और आगे यह फिर पंच नदी में इसमें मिल जाती है। ये चिनाब नदी मिल जाती है और चिनाब नदी में मिलने के पश्चात ये आगे बढ़ते हुए कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। या सिंधु नदी मिलकर अरब सागर में जाती है। तो ये सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर जो हीरेक बांध बनाया गया है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये ऐसे निकाली गई है। जो ये नहर जाती है राजस्थान से होते हुए राजस्थान में जाती है और ये गंगानगर से होते हुए राजस्थान में गंगानगर नामक जिले से होते हुए यह इसकी अंतिम ये जैसलमेर तक यह नहर जाती है। और इस नदी के कारण ही इस नहर के कारण ही राजस्थान का गंगानगर जिला एक प्रमुख हरित क्रांति का क्षेत्र बन गया है। इसकी कुल लंबाई 468 किलोमीटर है। तो ये हमारी हुई सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां। अब हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र समझौते के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र की अधिकतर नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है। तो इनके जल के विवाद को लेकर एक समझौता हुआ जो कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ। इसे देखते हैं सिंधु नदी तंत्र समझौता। यह समझौता हमारा 1960 में हुआ। 1960 में और इसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। वर्ल्ड बैंक इस समझौते पर भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जी ने साइन किए। इस समझौते के तहत यह तय किया गया कि ऊपर की तीन नदियों के 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। जैसे कि ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों के जल का भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन इस तरह किया गया है, भारत और पाकिस्तान। इन तीनों नदियों में भारत के जल का भारत 20% उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान करेगा 80% उपयोग। और नीचे की तीन नदी सतलज, व्यास और रावी, इन तीन नदियों के जल का प्रयोग भारत 80% करेगा और पाकिस्तान 20% करेगा। सतलज नदी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात रह गई थी। सतलज नदी पर एक भांकड़ा नांगल बनाया गया। भांकड़ा नांगल बांध बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, जबकि पहला सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध टिहरी बांध है। और इस भाखड़ा नांगल बांध पर जो भाखड़ा नांगल जो बांध है, इसका लाभ मिलेगा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये चार राज्य हैं इस भाखड़ा नांगल बांध से
लाभान्वित होंगे। और इस भाखड़ा नागल बांध के नीचे जो जलाशय बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय। तो ये तो हुई इन सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां। अब हम देखते हैं सिंधु नदी की सहायक जो नदी है इनके बीच कुछ क्षेत्र है, और दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं, जो कि उपजाऊता की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। और ये झेलम चिनाव के बीच का क्षेत्र ये है, चिनाव और रावी के बीच का क्षेत्र ये है, व्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र ये है। इनको कुछ नाम दिए गए हैं, आइए हम इन नाम को जान लेते हैं। पहला है झेलम और चिनाव। ये झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कौन सा दोआब का नाम दिया गया है? छाछ दोआब। छाछ दोआब। दूसरा आता है रावी, चिनाव और रावी के मध्य के बीच के क्षेत्र को चिनाव प्लस रावी। इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं हम रेचना दोआब। रेचना दोआब। तीसरा दोआब है रावी और व्यास नदी के बीच। रावी और व्यास नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम बारी दोआब। बारी दोआब। अंत में आया व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम व्यास नदी प्लस सतलज नदी। व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम विश्व दोआब। और सतलज नदी को तिब्बत में कहते हैं, तिब्बत में लम्होन खबब। लम्होन खबब। सतलज नदी को तिब्बत में लम्होन खबब कहते हैं और सिंधु नदी को तिब्बत में सेंगे खबब कहते हैं। और अंत में आया हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी और पंचनद। पंचनद के बीच या सिंधु नदी और सतलज के बीच। सतलज के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। तो ये रहा हमारा सिंधु नदी तंत्र, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सॉरी। अगर वीडियो आपके काम की हो, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।